हे स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है? यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। यस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, राइट? एंड बिफोर दिस आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल चैनल दैट इज नीट निकेतन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी, वी आर स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है ना, काफ़ी कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन की यूनिट को, और रिप्रोडक्शन की यूनिट में आपको बहुत सारे मज़ेदार सवाल मिलेंगे, जैसे कि अगर क्या होगा कि मैं एक मेल के स्पर्म को किसी दूसरे एनिमल के अंदर इंसर्ट कर दूं, क्या क्रिश 3 के जैसा मानवर क्रिएट होगा या कुछ और? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, है ना? तो आप सीखोगे कि कैसे हम एक दूसरे स्पीशीज के अगर हम गैमीट्स को मिला के देखें तो हमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, हाँ, मुझे पता है कि लाइफ के बारे में यार आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं, मगर इस चैप्टर में, इस यूनिट में, एज बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ठीक है? तो हम देखते हैं, हम हमेशा लाइक वी आर ह्यूमंस, है ना, वी आर सो इंटेलिजेंट एंड वी ऑलवेज थिंक यार हम सुपीरियर हैं, बट ऐसा नहीं है ना? इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन इफ आई टॉक अबाउट, तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यार अगर हम अपने आप को बैनियन ट्री से देखें तो वो हजारों सालों तक जीते हैं, हम सिर्फ कुछ 60-70 साल तक जीते हैं, है ना? वहीं हम देखें एक मे फ्लाई को, तो मे फ्लाई सिर्फ एक ही दिन जीती है और हम सालों तक जीते हैं। तो नेचर हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ बैलेंस देयर, है ना? तो हमें सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, बट वी आर क्रिएटिंग दिस बैलेंस, ह्यूमंस, है ना? तो ओके, दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर यार देखा जाए तो इस चैप्टर से वैसे सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट? लेकिन अगर इसी बात को हम कुछ इस नजर से देखें कि यार ये चैप्टर बहुत इजी है ना, एक बार लक्ष्य सर का वन शॉट देख लिया तो चैप्टर नहीं खत्म है ना? और पूरे के पूरे जो एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिक्योर हो जाएंगे, तो हमें शायद ज्यादा बेनिफिट मिले, है ना? तो बस नजरिए की बात है, और करते हैं हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट, है ना, विद अ फ्रेश स्टार्टिंग। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है, ये कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि ये क्लास 11th में आप पढ़ के आए थे कि हमारे पास हम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो करता है ना, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर रिप्रोडक्शन हो गया, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब ऑल्दो रिप्रोडक्शन जो है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, मगर हाँ, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, शो करते हैं, अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखते हैं, ठीक है? तो ये होता है क्लास 11th का एक लिंक जो इस चैप्टर में दिया गया था। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ना रिप्रोडक्शन, इसमें मैं बच्चों को ना एक आध बात हमेशा सिखाता हूँ। सबसे पहली बात है वो, क्योंकि हमारी यूनिट चालू होने वाली है, तो इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट असेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव। किसी एक सिंगल पर्सन के अगर उसे जिंदा रहना है तो ऐसा नहीं उसे रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। हमारे सलमान भाई शादी नहीं करी यार, रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या वो जिंदा नहीं है? तो दिस इज नॉट समथिंग, है ना? बट हाँ, अगर किसी को अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है, सो इन दैट केस उस पर्सन को, उस बंदे को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? लाइक अगर एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो उनकी स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। तो देखा कितनी पावर है, कितनी ताकत है इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वन, और वी कैन से द ऑफस्प्रिंग, है ना? इसी के लिए हम एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि है ऑफस्प्रिंग, ठीक है? प्रोजेनी भी कहते हैं इसको, यंग वन कह सकते हो या फिर ऑफस्प्रिंग कह सकते हो। यहां पे फोकस करना सिमिलर टू इटसेल्फ। क्या बोला मैंने बोला सिमिलर टू इटसेल्फ। अब यहां से ना दो चांसेस बन सकते हैं। एक चांस है कि आप सेम वर्ड का इस्तेमाल करो, एक चांस है कि आप सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करो। अगर को देखो यार, अगर आप सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बन रही। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। और अगर को मैं कहूं कि सेम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो सेम का मतलब होता है क्लोन्स की फॉर्मेशन, और क्लोन्स की फॉर्मेशन मतलब किसकी बात हो रही है? एसेक्सुअल की बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यही दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ऑल्दो अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो यार साइंटिस्ट जो है, जो जेनेटिस्ट होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग, इट्स लाइक
ऐसे ही है ना, मस्ती है, मस्ती कर ली, लेकिन मेन जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है असली टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको तो वो कंसिडर भी नहीं करते, है ना। क्यों? कारण क्या है इसका? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है कौन? वेरिएशंस, एंड दिस इज व्हाट द मोटिव वी लाइक, हमने इसीलिए रिप्रोडक्शन को जन्म दिया है, मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो आया ही क्यों है? ताकि वेरिएशंस आ पाए, ताकि इवोल्यूशन हो पाए और नेचर हमें सिलेक्ट करे, ठीक है। तो इसके बारे में हम और भी काफी सारी बातें जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हेल्प करता है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। बात क्लियर है? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। और स्पीशिएशन नाम की जो एक टर्म दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, और स्पीशिएशन क्या होता है? अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से। और अगर को उस रिप्रोडक्शन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई तब तो भाई फिर चार चांद लग जाएंगे एकदम, है ना। अगर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई तो क्या होगा? वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस आएंगी तो क्या होगा? फाइनली आप जानते हैं एवोल्यूशन होगा, एंड दिस इज व्हाट द मोटिव, यही तो अपने को चाहिए, है ना। तो ये जो है दिस इज एवोल्यूशंस के आने से क्या होगा? स्पीशिएशन आगे बनेगी, नई नई स्पीशीज बनेगी। भाई अगर क्लोन्स बनते जा रहे हैं तो अलग अलग स्पीशीज नहीं बनेगी, स्पीशीज कंटिन्यू जरूर रहेगी, लेकिन अलग अलग स्पीशीज की बात की जाए तो वो किसकी वजह से बनती है? वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशंस आई तभी इन माइक्रोब से, आप जानते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फिर आपके एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, तभी तो बन पाए ना। वेरिएशंस इज लाइक यू नो इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, चलिए बात करते हैं। एक छोटी सी टर्म आपकी बुक में दी गई है जो कि है लाइफ स्पैन, और इवन आई शुड हमारी बुक में दी गई है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? इट इज लाइक यू नो एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ हैज अ सर्टेन लाइफ स्पैन। दिस इज अ पॉइंट टू नोट हियर कि यार यहाँ पे इस दुनिया में जो भी एक लिविंग मैटर है ना, उसके पास क्या है? अपना खुद का एक लाइफ स्पैन होता है, कि मतलब कि जब से वो पैदा हुआ है और जब उसकी डेथ होगी, इसके बीच का जो अंतराल है, इसके बीच का जो समय है ना, उस समय को आप कहते हो क्या? लाइफ स्पैन, ठीक है। तो हो सकता है लाइफ स्पैन वेरी भी कर सकता है। जैसे आपको पता हो तो एक मे फ्लाई जो है उसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का होता है। मतलब आज सुबह अगर वो पैदा हुई है तो शाम को, रात को मर जाएगी वो, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एक ह्यूमन का, तो वी हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 70 to 80 ईयर्स, ठीक है। बात करें एक बैनियन ट्री का, तो उसके हजारों सालों तक होता है इसका लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है, ओके। बट एक बात ध्यान रखना कि लाइफ स्पैन जो है ना वो डिपेंड नहीं करता कि एक ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। एक एलिफेंट बहुत बड़ा है और एक टर्टल जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल टर्टल का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एलिफेंट, ठीक है। देखो ये एक टेबल आपके साइड में दी गई है जिसमें से आपको ये सारे के सारे लाइफ स्पैन जो है एक बार इन पर नजर जरूर मार लेना, है ना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पहले आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको याद करने ही करने हैं। क्रो का याद कर लेना, पैरट का याद कर लेना, ठीक है, और एलिफेंट का हो गया, एंड इसके अलावा डॉग बनाना ट्री हो गया, बैनियन ट्री हो गया, ठीक है, राइस प्लांट हो गया। ये तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो एंड यू कैन सी आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग कि लाइफ स्पैन of an organism is independent of its size। उस ऑर्गेनिज्म के साइज से वो इंडिपेंडेंट होता है ना, चाहे एक ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा हो। एग्जांपल है आपका पैरट और क्रो। देखिए यहाँ पे पैरट का लाइफ स्पैन कितना दिया हुआ है इस जगह पे, तो आप देख पा रहे हैं कि पैरट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 140 ईयर्स, और वहीं क्रो का लाइफ स्पैन कितना है? 15 ईयर्स। कितना डिफरेंस है, हालांकि दोनों का साइज सेम होता है ना। तो दिस इज समथिंग विच टेल्स अस कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसका साइज उसके लाइफ स्पैन पे डिपेंड नहीं करता। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ, और मैंने आपको बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल, सेकंड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए इनमें थोड़े से डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि यार सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। आइए उसको लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, है ना, ताकि मैं पिक्चर क्लियर रहे कि यार इन दोनों में लाइक हमें आगे मदद मिलेगी इस चैप्टर में। तो एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि दे विल बी, इट हैपेंस इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपके जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, और आपके इवन जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में भी लोअर वाले एनिमल्स जो हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन लोअर एनिमल्स में, ठीक है। हायर में क्या होगा? आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हटेगा और सेक्सुअल रिप्लेस होगा, ठीक है।
बात करते हैं सेकंड की, तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, इट इज अ यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और इसके लिए एनसीईआरटी एक बात भी बोलती है कि होता क्या है ना कि एक यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो उस एक सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए जो सेल डिवीजन है और ग्रोथ, इन दोनों का मतलब सेम होता है। सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन तो एक ही है ना, तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब सेम होता है किसमें, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इस बात को भी एज अ टिप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जब मान लो एक आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जब डिवाइड करना है ना, है ना, या इसको ग्रोथ शो करनी है, तो ये ग्रोथ भी ऐसे ही करेगा, एक से दो में डिवाइड हो गए। और जब इसे रिप्रोडक्शन करना है, मान लो ये अब बूढ़ा हो चुका है, अब इसकी डेथ आने वाली है, तो ये क्या करता है, ये मरेगा नहीं, ये बोलता है मरेगा नहीं, मैं नहीं मरेगा, मैं डिवाइड करेगा। तो ये ना मर के ये डिवाइड कर जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो इट इज इमॉर्टल। ओके, तो इट इज अ यूनिपेरेंटल प्रोसेस। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होती है, नो वेरिएशंस। अगर नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशंस नहीं आती है, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो क्या बनेंगे, क्लोन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है सर, फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, क्लोन फॉर्मेशन। सर क्यों नहीं आ रही है वेरिएशंस, देखो यहाँ पे गैमीट तो बन रहे हैं, है ना, गैमीट बन सकते हैं, नहीं भी बनते, बस जनरली नहीं बनते, मगर हाँ गैमीट्स बन भी सकते हैं। और अब जो वो गैमीट्स बन रहे हैं ना, वो फ्यूज कभी नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर मे बी लाइक यू नो गैमीट फॉर्मेशन में अकर, फिफ्थ पॉइंट, गैमीट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड, है ना, बट फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हुआ, बट फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, नेवर। ठीक है, जैसे हनी बी में क्या होता है, हनी बी में ना गैमीट्स बन जाते हैं। ठीक है, और वही गैमीट्स जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं एक नए ड्रोन के अंदर, एक नए इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस केस में। ओके, तो दिस इज द 6 पॉइंट। आते हैं 7 पॉइंट पे। आप कह सकते हो कि इसमें कोई भी प्रोमिनेंट सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है ना, इट्स जस्ट अ डिवीजन, अ सिंपल डिवीजन, कि पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और फिर सिंपली एक नया डॉटर सेल बन चुकी है। तो यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट सेक्स ऑर्गन्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो नो सेक्स ऑर्गन, कुछ खास सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है। और 8th पॉइंट आप कहेंगे इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो माइटोसिस, है ना, माइटोसिस से काफी सेल्स डिवाइड हो जाती है इसमें। इसके अलावा आप कह सकते हो कि बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस इस्तेमाल होंगे इसमें। ठीक है, तो वी कैन से प्रोसेसेस जैसे कि बडिंग, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हो माइटोसिस हो गई। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो और इसके अलावा 9 पॉइंट पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्शन है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ इट इज फास्ट प्रोसेस। तो इट इज अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इसकी जगह पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं साथ साथ में कि इट अकर्स इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, जनरली हायर में होता है, कुछ कुछ लोअर में भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। वी हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर्स फॉर दैम। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यूनिपेरेंटल, ये आपका बायपेरेंटल प्रोसेस है, मतलब कि मेल होगा, फीमेल होगा, उनके गैमीट्स बनेंगे और गैमीट फाइनली फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, और उस एक सिंगल जाइगोट से हमारा जन्म होता है। तो इतनी बड़ी बॉडी जो आपके पास है ना, ये पूरी की पूरी बड़ी सी बॉडी जिसमें 30 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा सेल्स हैं, है ना, वो एक्चुअली शुरुआत हुई थी एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो हर बड़ी चीज की शुरुआत जो है वो एक छोटी सी चीज से होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है नो वेरिएशंस। अगर कोई वेरिएशंस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस होंगी, बिकॉज वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो फाइनली इसमें एवोल्यूशन भी होने वाला है। नेक्स्ट, क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। इसके अलावा गैमीट्स बनते ही बनते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होती है इसमें। ठीक है, इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। और आप कहते हैं प्रोसेस कैसा होगा इसमें, मियोसिस इन्वॉल्व होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिससे क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है, तो वी कैन से क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन।
ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आई होप यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर सकते हैं अपने आप से ना। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से एसेक्सुअल तरीके पढ़ने हैं हमें रिप्रोडक्शन के? तरीका नंबर 1 जो हमें बात करनी है दैट इज गोइंग टू बी फिजन। सबसे पहले हम फिजन से शुरुआत करेंगे। इसके अलावा हम सेकंड प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फ्रेगमेंटेशन, या इसको बाद में पढ़ लेंगे, हम बडिंग पढ़ लेंगे। इसके बाद बडिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो कि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको हम अलग से सेपरेटली पढ़ लेंगे, ओके। तो दीज आर द 4 टॉपिक्स और 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट वन दैट इज नथिंग बट फिशन, ठीक है। फिजन से शुरुआत कर रहे हैं। फिजन क्या है? आपके पास अलग अलग तरह का फिजन होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेट्स राइट द टाइप्स ऑफ फिजन। सबसे पहला जो होगा दैट इज बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन के भी क्या है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है मल्टीपल फिशन, एक होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो एक सेल थी वो कट के 2 सेल्स में बन जाएगी, डॉटर सेल्स में। अब ये कट किस तरीके से रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस जगह से आप काट रहे हो, है ना, तो वो मैटर करता है। तो उस बेसिस से हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है क्या, दैट इज सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और चौथा जो होता है दैट इज ऑब्लिगेट या ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ठीक है। सो दीज आर द 4 वे जिससे कि अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन, लाइन पे कट करने पे वी गेट डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ जो कि है सिंपल बाइनरी फिशन। इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, नाम में ये सिंपल। तो सिंपली एक कोई सेल होगी वो सिंपली कहीं से भी कटेगी और सिंपली किसी भी चीज में टूट के डॉटर सेल बना देगी, ठीक है। तो इट्स हैविंग द एग्जांपल दैट इज अमीबा। सेकंड का एग्जांपल लिखो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में आपका एग्जांपल आएगा दैट इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तीसरा आप ट्रांसवर्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। ट्रांसवर्स में क्या होगा, यहां पे आप लिख लो यूग्लिना, ठीक है। और चौथा जो है ऑब्लिक, इसका एग्जांपल क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी सेरेशियम, ठीक है, सेरेशियम। दीज आर द 4 एग्जांपल्स जो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो 4 तरह के क्या है बाइनरी फिशन से स्टार्ट करते हैं, और पहले बात कर लेते हैं बाइनरी फिशन के बारे में, है ना। तो बाइनरी फिशन के टाइप्स क्या है वो पढ़ लिए। बाइनरी फिशन में होता क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। आइए इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि फिशन क्या है। इन दिस द पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स। तो जो पेरेंटल सेल है वो फाइनली 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। और इसमें इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बोथ द डॉटर सेल्स। इस वजह से हम कहते हैं कि यार यहाँ पे पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो इनिशियली ये पेरेंट था, ये पेरेंट ही है जो आगे जाके 2 सेल्स में टूट जा रहे हैं। तो क्या ये एग्जिस्ट किया? नहीं, यही टूट के 2 बना दिया, ये तो गायब हो गया। तो अगर ये गायब हो चुका है तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट था यहाँ पे, ठीक है, जो पेरेंट था यहाँ पे, तो उस पेरेंट में इक्वल डिवीजन हुई, इक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और आगे जाके क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई और वो दोनों सेल्स एग्जैक्टली सेम है। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये पेरेंट है, यही पेरेंट है। तो सिंपली इट्स लाइक यू कैन से पेरेंटल आइडेंटिटी तो अब है ही नहीं, बिकॉज दोनों ही सेम बन चुके हैं। अलग अलग बनते तो हम पहचान पाते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और डॉटर सेल्स जो है एडल्ट में ग्रो होंगी। एग्जाम्पल है आपका अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसमें से स्पेशल केस अमीबा का ध्यान रखना। अमीबा में जनरली क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, लेकिन कभी कभार जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, पता है यार आसपास खाना नहीं है, आसपास ऑक्सीजन नहीं है, आसपास हमें ढंग का चीजें नहीं मिल पा रही है, तो इन दैट केस वो बाइनरी फिशन नहीं करेगा, वो मल्टीपल फिशन करेगा। कैसे करेगा, सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा हम सीखेंगे उस बारे में, ठीक है। तो अमीबा के बारे में हम देखें तो अमीबा में ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये है बाइनरी फिशन का। और बाइनरी फिशन कब करता है अमीबा,
बाइनरी फिशन कब करता है अमीबा? जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक हमारे पास सेल, इस सेल में पहले क्या होगा, सबसे पहले इस सेल में साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इस सेल का सबसे पहले साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, लेट मी मेक इट ऑन साइलेंट, जो इसकी ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ शो करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसमें साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हुआ। सेकंड वाले केस में क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, इलोंगेट होगा, डिवाइड नहीं करेगा, पहले इलोंगेट होगा। तो सेकंड वाले केस में देयर इज अ न्यूक्लियस लेंथन, न्यूक्लियस लंबा हो चुका है। तीसरे वाले केस में आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, लेकिन साथ ही के साथ यहाँ पे एक ग्रूव की फॉर्मेशन हो चुकी है। दिस इज द ग्रूव। ग्रूव मतलब एक तरीके से ढलान बन चुकी है यहाँ पे, है ना। तो एक तरीके से ऐसे यहाँ पे ग्रूव की फॉर्मेशन हुई है। फिर इस ग्रूव से ये ग्रूव सेपरेट हो जाएगा। तो ग्रूव जब सेपरेट होगा तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन की वजह से दो डॉटर सेल्स बनने वाली है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसने डिवाइड किया है अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। पहला स्टेप सेल की ग्रोथ करी, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया। दूसरा स्टेप न्यूक्लियस को इलोंगेट किया। तीसरा स्टेप न्यूक्लियस को डिवाइड करके ग्रूव की फॉर्मेशन करी। चौथा स्टेप जो ग्रुप बना है वो सेपरेट होकर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली आपकी दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगी, एंड दे विल बी आइडेंटिकल, दे विल बी क्लोन्स, ठीक है। अब क्या होगा अगर को अनफेवरेबल कंडीशंस है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, तो इन कंडीशंस में क्या होने वाला है, ये इस पर नजर मार लेते हैं एक बार। जब जैसे ही एक अमीबा को पता लगा कि यार अनफेवरेबल कंडीशंस आ चुकी हैं, तो इस केस में सबसे पहले वो अपने ऊपर क्या करेगा, इंसिस्टेशन करेगा, अपने ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अमीबा वी आर हैविंग, ठीक है, तो इस अमीबा में ऊपर की तरफ क्या होगी, एक सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, इसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट होगी। तो ये एक लेयर बनी, ठीक है, इस लेयर के ऊपर एक लेयर और बन जाएगी, और फाइनली इस वाली लेयर के ऊपर एक लेयर और बन जाएगी। तो ऐसे तीन लेयर्स जो हैं इसके ऊपर डेवलप हो चुकी हैं, एंड दीज थ्री लेयर्स आर नथिंग बट, इसी को आप कहते हो इंसिस्ट या फिर सिस्ट फॉर्मेशन। इसी को आप कहते हो क्या, सिस्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके, तो अमीबा विड्रॉल इज सूडोपोडिया, उसने अपने सूडोपोडिया को अंदर ले लिया और अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग सिस्ट की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कर चुका है। देन यू कैन से वापस से कुछ टाइम बाद जैसी फेवरेबल कंडीशंस लौटेंगी, तो इन दैट केस अब इस टाइम पे कर क्या रहा है, जब इसके ऊपर सिस्ट बनी हुई है ना, तो इस टाइम पे ये अपने अंदर डिवीजन कर रहा है, और अपने जैसे बहुत सारे अमीबा की ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत सारे अमीबा यहाँ पे बनते जा रहे हैं। तो पिछले वाले केस में एक सेल से दो सेल बनी थी, इस बार क्या हुआ, इस बार एक सेल से काफी सारी सेल्स बन चुकी है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिशन। तो अमीबा बाइनरी फिशन भी शो करता है और अमीबा मल्टीपल फिशन भी शो करता है। तो ये दोनों का भाई भाई है, ठीक है। तो इट्स लाइक यू कैन से जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो एकदम से क्या करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा। मतलब कि जो एंसिस थी है ना अमीबा की, वो मल्टीपल फिशन करके और ये रप्चर हो जाएगी इसके ऊपर की जो लेयर्स है, और क्या बनाएंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ये जो है ये क्या है, ये है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या कोई डाउट है? नो सर, ठीक है। तो दिस इज द केस विद अमीबा, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये तीन लेयर की सिस्ट बन चुकी है, जिसके अंदर कौन है, छोटे छोटे से अमीबा ग्रो कर रहे हैं, और जैसे ही ये सिस्ट रप्चर होगी, ये सारे के सारे अमीबा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो नीचे वाला क्या आपके पास मल्टीपल फिशन यहाँ पे हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, तो वी आर डन विद दिस बाइनरी फिशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। मल्टीपल फिशन का भी एग्जांपल हम देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ फिशन भी हमने पढ़ लिया है। आते हैं सेकंड टॉपिक पे जो कि है स्पोरुलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देयर विल बी स्पोर फॉर्मेशन, देयर विल बी स्पोर फॉर्मेशन। तो मतलब स्पोर्स बनने वाले हैं, यस सर बिल्कुल। कैसे कैसे स्पोर्स बनेंगे, पहला स्पोर आपका बन सकता है इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट्स में स्पोर बन सकते हैं, कौन से वाले स्पोर्स बनते हैं प्लांट्स में भी, मतलब मोर प्रिसाइजली एल्गी। एल्गी में आपके स्पोर्स बनते हैं जू स्पोर्स, जू स्पोर्स, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड केस स्पोर्स और कहां बन सकते हैं, फंगस में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। फंगस मेजरली स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल, ठीक है। फंगस में भी कौन सा, एस्कोमाइसिटीज ले सकते हो। एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर्स बनते हैं दे आर व्हाट, दे आर, ठीक है, कॉर्निडियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा वाला जो केस है दैट इज, कई बार ना
एस्कोस्पोर्स भी बनते हैं, ठीक है, या स्पोरेंजियो स्पोर्स, जहां पे आप देखोगे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ये तीनों ही हमें पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्लांट। प्लांट्स में क्या बनता है, ज़ूस्पोर्स बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं ज़ूस्पोर और उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्लांट से केस में कौन है आपके पास, एल्गी। एल्गी में कौन सा वाला स्पोर बन रहा है, ज़ूस्पोर्स। किसने बनाया, क्लेमाइडोमोनास ने। क्लेमाइडोमोनास जो एक एल्गी है, ऑल्दो इसको लेके कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना। कैसे, कि आपको पता है कि जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलर हो और साथ में यूकैरियोटिक हो, उसे हम कहां पे रखते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटा, एनिमेलिया, कहां रखते हैं, खुद बताओ। यस, वी कीप इट इनसाइड द प्रोटिस्टा, उसे हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। अब ये जो था ना, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना सकता है, मतलब इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है, प्लांट्स के पास। तो उसको उठा के रख दिया गया प्लांट्स के अंदर। अब यहां पे हो गई दिक्कत, यहां पे हो गई दिक्कत। जिसने बनाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने भी आपको पता है कि प्रोटिस्टा की फॉर्मेशन करी, उसको आ गया गुस्सा। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक भी है, तो उसको उठा के रखो किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। तो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, उनके अकॉर्डिंग इस क्लेमाइडोमोनास को रखा गया किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। मगर स्टिल सम जेनेसिस्ट, सम जो एल्गिलिस्ट होते हैं, ये मानते हैं कि यार इस क्लेमाइडोमोनास को रखा जाएगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। बट सवाल आपके पास कैसे आएगा, सवाल कुछ ऐसा आएगा कि बताओ क्लेमाइडोमोनास कहां रखा जाएगा। तो आपको बताना है कि वो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा आपके प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन कुछ एल्गी, जो एल्गी की स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको रखा जाएगा किसके अंदर, आपके प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं ज़ूस्पोर्स की, और ज़ूस्पोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं, दे आर मोटाइल, ये मूव कर सकते हैं। और अगर कोई मूव कर सकते हैं, मतलब इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। तो दे आर बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो ज़ूस्पोर्स हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये जो स्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोर्स, दे आर हैप्लॉइड, मतलब इनकी प्लॉइडी कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एन होती है। और लास्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड, बायफ्लैजिलेटेड, मोटाइल, मूव कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद से यहाँ पे ये बना सकते हैं, ठीक है। एंड एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, दे आर एंडोस्पोर्स। इसके क्या बनते हैं, इसके बनते हैं एंडोस्पोर्स, मतलब कि एक बाहर की तरफ कवरिंग होगी, उस कवरिंग के अंदर पाए जाएंगे बहुत सारे ज़ूस्पोर्स। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, कवरिंग है और इसके अंदर बहुत सारे ज़ूस्पोर्स है। तो ये ज़ूस्पोर्स कहां बन रहे हैं, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, कवरिंग के अंदर या कवरिंग के बाहर, तो ये बन रहे हैं कवरिंग के अंदर, दैट मींस एंडोस्पोर्स, ठीक है। दिस इज मोर देन इनफ अबाउट द ज़ूस्पोर्स यहाँ पे, ठीक है। आते हैं सेकंड टाइप के स्पोर्स, जो कि होते हैं फंगस के अंदर। फंगस में आपको पता है पेनिसिलियम जो है वो आपका एक एंटीबायोटिक बनाने वाली एक फंगस है, जिसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। ये बनाती है एक स्पोर्स जिनका नाम है कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडियोस्पोर्स डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई विल ऑल्सो मेक अ डायग्राम फॉर इट, कि मान लो इस तरीके से ये सबस्ट्रेटम हो गया जिसपे ये स्ट्रक्चर टिका हुआ होगा। इस पर से ये जो एक लंबी सी स्टॉक आप देख पा रहे हैं, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज अ कॉनिडियोफोर, दिस इज कॉल्ड एज कॉनिडियोफोर। एंड इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन जाने वाली है, शायद हमें थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम हो गया, इसके बाद ये स्टॉक हो गई, स्टॉक के ऊपर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ना स्ट्रक्चर्स जाएंगे। ये जो आप एक्सटेंशंस देख पा रहे हैं, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज स्टेरिगमेटा, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज स्टेरिगमेटा, ठीक है। ये स्टेरिगमेटा हो गया और उसके ऊपर क्या लगेंगे आपके, इसके ऊपर आपको लगने वाले हैं स्पोर्स, है ना। कौन से, कॉनिडियोस्पोर्स। तो नीचे वाला यंग होगा, उसके बाद बड़ा, मैच्योर, मैच्योर और मैच्योर, यंग, फिर मैच्योर, मैच्योर, मैच्योर और मैच्योर, यंग, मैच्योर, मैच्योर, मैच्योर और मैच्योर, इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट, ओके। बात आई समझ में।
आगे देखते हैं। तो ये बन चुका है कॉनिडियोस्पोर्स, ठीक है, एंड दिस इज BASI, बेसी PETL, ठीक है, बेसिपिटल अरेंजमेंट एंड कॉनिडियोस्पोर्स बन चुके हैं। अब ये जो कॉनिडियोस्पोर्स हैं इनके बारे में भी कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखते हुए चलते हैं, जैसे हमने जू स्पोर्ट्स के लिए लिखे थे। देखो यहाँ पे पहली बात, कॉनिडियोस्पोर्स में दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। सेकेंड पॉइंट, ये जो कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं दे आर यू कैन से हैप्लॉइड इन नेचर, लेकिन इस बार दे आर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते। और लास्ट पॉइंट जो इनको डिफरेंट बनाता है किससे, जू स्पोर्स से, वो है कि दे आर एक्सोजीनस, दे आर एक्सोजीनस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी के बाहर लग रहे हैं, दे आर एक्सोजीनस। और ध्यान रखना ये पेनिसिलियम जो है इससे एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है विच इज पेनिसिलिन, ठीक है, ये एक एड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अलावा एक सवाल हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है कि भाई क्यों स्पोर फॉर्मेशन होती ही क्यों है, जब इतने सारे तरीके हैं, बडिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, तो क्यों स्पोर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। देखो स्पोर से फायदे क्या होते हैं, पहला फायदा होता है कि यार स्पोर्स बहुत दूर तक डिस्पर्स हो सकते हैं, और अगर कोई स्पोर्स बहुत दूर तक डिस्पर्स हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब उनकी प्रोजनी फैल रही है। और ये हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि यार हम आज यहाँ पे हैं तो हमारे जो भी ह्यूमंस हैं वो हर जगह पहुंच जाए, है ना, चांद पे पहुंच जाए, मार्स पे पहुंच जाए, हम हर चीज चाहते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो, बाय द वे हम थोड़े से अलग हैं, है ना, हम वी आर एक्स्ट्रा स्टूपिड, हम सब कुछ चाहते हैं। तो वाई स्पोरुलेशन, बिकॉज कारण इसका ये है कि स्पोरुलेशन जो है, पहली बात तो ये डिस्पर्स कर सकते हैं अपने स्पोर्स को, और दूसरा कारण इसका ये है कि ये जो है ना स्पोर्स जो है ये एक हार्ड कवरिंग बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। तो दीज आर द टू रीजंस दैट व्हाई स्पोरुलेशन इज प्रेफर्ड। तो फर्स्ट इज डिस्पर्जन, okay, so this is about the sporulation, okay, instead of dispersed you can write dispersion, ठीक है, ये अपने स्पोर्ट्स को डिस्पर्स कर सकते हैं। दिस इज द फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आते हैं अगले टाइप के, यू कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज नथिंग बट द बडिंग। बडिंग में देखते हैं हम क्या पढ़ सकते हैं। तो बडिंग में पहली बात आपको पता है कि सिंपली कोई भी एक छोटा सा बड जो है वो अराइज करेगा फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी और वो डिटैच होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। दिस इज ऑल अबाउट बडिंग। देखते हैं सिंपली क्या होने वाला है। तो हमारे पास एक सिंपल ये हाइड्रा है, ईस्ट है, कुछ भी आप ले सकते हो। इट अकर इन द स्पॉन्जेस, इट अकर इन द हाइड्रा एंड द ईस्ट ऑल्सो। और ये हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। इसके ऊपर क्या हुआ, एक बड हल्का सा अराइज हुआ, बड डिटैच हुआ जिसमें न्यूक्लियस चला गया एंड फाइनली ये डिटैच हो गया, ठीक है। तो वी कैन से डिटैच फ्रॉम पेरेंटल बॉडी, ठीक है। तो एक पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो चुका है एंड दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज अ टोरुलेशन, टोरुलेशन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बर्ड टाइप स्ट्रक्चर बना है इसे आप कहते हो प्रोटोरुलेंस, प्रोटोरुलेंस, ठीक है। तो ये कुछ है अबाउट बडिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कुछ अलग अलग तरह के बर्ड्स बनते हैं, है ना, हो सकता है कि एक्सोजीनस बर्ड हो या फिर एंडोजीनस बर्ड्स हो। तो दे कैन ऑल्सो बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एक हो सकते हैं आपके एक्सोजीनस या फिर वो हो सकते हैं एंडोजीनस बर्ड्स, ठीक है। तो आई थिंक कोई इसमें डाउट नहीं होगा। बाहर की तरफ बर्ड्स बन सकते हैं या फिर अंदर की तरफ बर्ड्स भी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। देखिए तो ये आप देख पा रहे हैं कि स्पॉन्जेस में भी बर्ड्स बन रहे हैं और आपके इसके अलावा किसमें बर्ड्स बन रहे हैं, आपके हाइड्रा के अंदर। तो स्पॉन्जेस में आप देखोगे कि अंदर की तरफ बर्ड्स बनते हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और फिर यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैम्यूल, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जेम्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। गैमा कप्स अलग थे। गैमा कप्स में आते हैं आपके टेरिडोफाइटास में, ठीक है, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो मार्चेंटिया हो गया, उसके अंदर बनते हैं कि आपके गैमा कप्स जो डिप्रेशन होती है लीफ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे गैम्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्पोर्स भरे पड़े हैं एंड हाइड्रा में आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल बर्थ की ग्रोथ हो रही है। दिस इज एक्सटर्नल या फिर एक्सोजीनस बर्ड्स, एक्सोजीनस, एंड दिस इज एंडोजीनस, ठीक है। दिस इज एंडोजीनस। तो अंदर बनने वाला एंडो, बाहर बनने वाला, बहुत सिंपल है ना। चलो आगे आते हैं। अगला टॉपिक आपके पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में आपको एक बार ध्यान रखनी है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन इज समथिंग जो बच्चों का दिमाग ना एकदम
ऐसे निचोड़ देता है ना, कि अब फ्रेगमेंटेशन है या रीजनरेशन है, रीजनरेशन है या फिर फ्रेगमेंटेशन है, डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लेनेरिया एग्जांपल दिया है। प्लेनेरिया में मान लो आपने 3 तरफ से काट दिया है ना, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है काटने में, ठीक है, तुमने इसे काट दिया और काटने के बाद इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे चंगुल में नहीं आऊंगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट ने क्या किया, अपने नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर लिया। इस बीच वाले पार्ट ने क्या किया, अपने ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर लिया। और नीचे वाले पार्ट ने क्या किया, अपने ऊपर वाले पार्ट को डेवलप कर लिया। ये भी बदमाश, तुमसे बड़ा बदमाश है, ठीक है। तो इसने अपनी ही जैसी और मल्टीपल बॉडीज बना ली। तुम एक से परेशान थे, तुम्हें 3 आ गए सामने, अब काटो कैसे काटोगे। तो ये है क्या, ये है आपका है फ्रेगमेंटेशन, की वो फ्रेगमेंट्स में टूट के आपके मल्टीपल तरीके से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो प्लेनेरिया वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये रीजनरेशन भी शो कर रहा है ना, मगर किस तरह की रीजनरेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो फ्लैटवर्म हो गया, हाइड्रा हो गया, तो और आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का विच इज स्पाइरोगायरा। इसमें क्या होता है, इसमें इफ दिस इज द सिंगल बॉडी, जिसमें आप देखेंगे इस तरीके से इसका स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होगा और ये ऐसे अपने फ्रेगमेंट्स में यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, और ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और फिर इसका हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। तो ये तो हो गया भाई सिंपल सी फ्रेगमेंटेशन। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फ्रेगमेंटेशन के हैं। अगर को मैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो देखते हैं। रीजनरेशन जो होता है ना, इट इज नॉट अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट द वे ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक रिप्रोडक्शन करने का तरीका नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल को बेटर कर सकता है। कि मान लो ये पूंछ है ना, ये एक छिपकली की पूंछ है ना, इस लिजार्ड की पूंछ कट गई, ये हो गई परेशान कि यार मैं इतनी सुंदर थी और मेरी पूंछ ही नहीं है, मैं सुंदर कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो इसने क्या किया, इसके अंदर एक एबिलिटी आई कि यार इसके अंदर ना एक सेल होती है ना, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर, है ना। तो ब्लास्टोलेमा सॉरी, है ना, ब्लास्टोलेमा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से एक ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो पहले क्या हुआ, पहले ब्लास्टोलेमा से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फिर वो जब एक छोटी सी सेल, एक छोटा सा पार्ट डेवलप हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ कि वो पार्ट फटाफट से डिवाइड किया और बहुत लंबी सी इसकी टेल वापस से आ गई, ठीक है। तो ये होता है रीजनरेशन। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, पहला ब्लास्टोलेमा का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप होता है प्रोलिफरेशन, ठीक है। और रीजनरेशन क्या कह सकते हो आप, इट इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी टू लॉस्ट, या वी कैन से एबिलिटी ऑफ लॉस्ट ऑर्गन टू रिप्लेनिश और रीगेन, ठीक है। लॉस्ट ऑर्गन को वापस से रिप्लेनिश कर लेना या फिर वापस उसे रीगेन, वापस से लेके आ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रीजनरेशन। वहीं फ्रेगमेंटेशन क्या है, वी कैन से कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ईच पेरेंटल बॉडी इज डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट इज डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। और ये क्या है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और वहीं दूसरी तरफ इट इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द व्हाट यू कैन से, ये एक रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, इट इज जस्ट फॉर बेटर सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल। बात समझ में आ गई। दिस इज अबाउट द रीजनरेशन। अब इसके आगे ना रीजनरेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उनमें भी एक बार नजर मार लेते हैं किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, एक होता है एपीमॉर्फोसिस, राइट। एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, एक होता है एपीमॉर्फोसिस। आई कैन से टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, पहला होता है एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। फर्स्ट वन इज एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस एंड सेकंड इज मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एपीमॉर्फोसिस जो होता है इट्स अ कंडीशन जहां पे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट कोई कट गया, मान लो जैसे ये था इसमें ना, तो यू कैन सी यहाँ पे कोई सेलवेंटर का लिम्स हो गया या फिर किसी एक लिजार्ड की टेल हो गई, वो कटा और वो टेल वापस आई है, पूरी बॉडी नहीं बनी। तो इट्स लाइक ये जो टेल कटी थी उस टेल से एक नई लिजार्ड नहीं बन गई है, ठीक है, सिर्फ वो टेल वापस आई है। तो दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड एज अ एपीमॉर्फोसिस, है ना, दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ एपीमॉर्फोसिस। तो आई कैन गिव द एग्जांपल लाइक लिम्स ऑफ सेलमेंडर्स, ठीक है, लिम्स ऑफ सेलमेंडर्स, ठीक है। दूसरा आई कैन गिव यू द एग्जांपल है दैट इज लिजार्ड, है ना, टेल ऑफ लिजार्ड,
टेल ऑफ लिजार्ड। मोफिलाइसिस की बात करें इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपरली पूरी पूरी बॉडी रीजनरेट कर जाती है, लाइक हाइड्रा, लाइक प्लेनेरिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, टू टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, इसको आप ऐड कर सकते हैं नोट्स में। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी, सोमेटिक सेल्स, नॉट जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स विल बी इन्वॉल्व देयर। इसके अलावा ये कोई सेक्सुअल तरीका नहीं है, इट्स ऑल्सो अ एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो ये भी आपका एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और अगर कोई ये एसेक्सुअल मेथड है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बॉडी या जो पेरेंटल से ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हो कैसे होंगे, क्लोन्स होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, दे विल बी क्लोन फॉर्मेशन। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। होता क्या है इसमें कि मान लो अगर कोई एक प्लांट है, उस प्लांट की कोई लीफ है, अब वो लीफ का छोटा सा पार्ट टूट के गिरेगा ना, तो उस छोटे से पार्ट से एक नया का नया प्लांट उग जाएगा। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना कि यार गैमीट्स बनाना है, गैमीट का फ्यूजन करवाना है, फिर एक नई बॉडी बनेगी, नहीं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे बनाना। बनाना में सीड्स बनते हैं मगर वो इतने छोटे होते हैं और इतने एडिबल से होते हैं कि उसे वो होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, हम उसे खा जाते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस वो प्लांट बेचारा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो इन दैट केस उस वाले प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसमें राइजोम मिलता है, राइजोम से आप एक नया प्लांट बना सकते हो। तो कोई भी एक ऐसा पार्ट जिसको आप एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इस्तेमाल कर सको। प्रोपेग्यूल मींस प्रोपल्शन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ना ही कोई गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, ना ही इसमें कोई ना कोई गैमीट बन रहा है, ना इसमें कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना ही इसमें सिनगैमी हो रही है। ठीक है, ना मियोसिस हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ना कोई एम्ब्रियो बनेगा, ना कोई सीड बनेगा, नो एम्ब्रियो या फिर सीड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक प्लांट की स्टेम जो है वो टेक मतलब रोल प्ले कर सकते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा एक प्लांट की रूट ऐसा कर सकती है और एक प्लांट की लीफ भी ऐसा कर सकती है। सारी की सारी लीफ, सारी की सारी रूट, सारी की सारी स्टेम नहीं कर सकती, मगर हाँ कुछ चुनिंदा ऐसे हमारे पास लीव्स हैं जो कि इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा हमारे पास रूट्स हैं, कुछ हमारे पास स्टेम्स हैं। आइए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखते हैं, तो वी आर जस्ट आई एम कीपिंग द हेडिंग हियर, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, या प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विद द फर्स्ट वन, दैट इज रूट। तो बॉस देखो, दो तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटेटिव रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट एक ऐसी रूट है जो कि रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से डेवलप होती है। और टैप रूट तो आप जानते हैं जो कि मेन रूट होती है, इससे निकलती है आपकी लेटरल रूट्स। ठीक है, अब ये रूट्स जो है वो एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल काम कर सकती है। किस कौन कौन से प्लांट में, तो टैप रूट आपको मिल जाएगी स्वीट पोटैटो में। ठीक है, टैप रूट आपको मिल जाएगी स्वीट पोटैटो में, या सॉरी ये जो टैप रूट है ये आपकी आएगी, सॉरी स्वीट पोटैटो जो है ये आएगा आपके एडवेंटेटिव में। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो दो एग्जांपल्स, आपके स्वीट पोटैटो एंड यू कैन राइट द एग्जांपल जैसे डेलिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो गुआवा, पॉपुलर एंड डेलबर्जिया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर टैप रूट एंड द एडवेंटेटिव रूट। ये जो ऐसे ऐसे प्लांट है जिनकी रूट्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इस्तेमाल की जा सकती है। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, विच इज योर लीफ। लीफ की बात करें तो लीफ में आप देखेंगे दो एग्जांपल्स आएंगे, या एक एग्जांपल लिख लो इसमें, तो आप सिंपली ब्रायोफाइलम। ठीक है,
इसके पास क्या होता है, इसके पास होते हैं लीफ बड्स, लीफ बड्स। तो इफ लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लीफ, इस लीफ में छोटे छोटे साइड साइड से क्या निकलेंगे, बड्स निकलेंगे, लीफ बड्स, और उस लीफ बड को तोड़ के आप एक नए प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रूट्स एंड द लीफ। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हमारे पास किस किस तरह के बर्ड्स होते हैं। तो कुछ अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं एडवेंटेटिव बर्ड, एडवेंटेटिव बर्ड, कुछ होते हैं आपके लीफ बर्ड, कुछ होते हैं आपके यू कैन से एक्सियल बर्ड। इनका मतलब समझो, इससे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ, एक आपको एग्जांपल देंगे जैसे गुआवा, गुआवा में कौन सा वाला बर्ड मिलता है, एडवेंटेटिव, लीफ या फिर एक्सियल, तो आप कहेंगे एडवेंटेटिव बर्ड, बिकॉज रूट वाला जो केस है दिस इज एडवेंटेटिव। ठीक है, लीफ का एग्जांपल मैं दे चुका हूं आपको, और शूट में आप अभी पढ़ने वाले हो। एक्सियल बर्ड कहां पे होते हैं, एक्सियल बर्ड्स होते हैं आपके शूट के अंदर, शूट या फिर स्टेम आप कह सकते हो। ठीक है, स्टेम में आपको मिलेंगे एक्सियल बर्ड। एक्सियल का मतलब क्या होता है, मान लो अगर ये एक प्लांट है, इस प्लांट से मान लो ये लीफ निकल रही है, कोई एक बर्ड निकल रहा है, तो इस एंगल को आप कहते हो क्या, एक्सियल एंगल। ठीक है, और इस एक्सियल एंगल से अगर कोई बर्ड निकलेगा, है ना, उसे आप कहते हो एक्सियल बर्ड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टेम। तो स्टेम में हमारे पास फिर आप इसे दो तरीके से डिवाइड करेंगे। तरीका नंबर एक जो कि होगा अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम ऐसी भी होती हैं जो ग्राउंड के नीचे पाई जाती है। आज तक हम सोचते हैं कि यार प्लांट है, प्लांट में ऊपर की तरफ क्या होगा, शूट होगा, नीचे की तरफ क्या होगी, रूट होंगी, और शूट में आपको स्टेम मिल जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी है जिसमें क्या होता है, रूट जो है वो ग्राउंड के नीचे, जो स्टेम है, स्टेम ग्राउंड के नीचे होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेम है वो ग्राउंड के सरफेस पे है, ऊपर तो होती है लेकिन नीचे भी हो सकती है, सरफेस पे भी हो सकते हैं। तो वो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम का, और यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे आप कहते हो राइजोम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे आप कहते हो कॉर्म, एक पाया जाता है आपका बल्ब, एक पाया जाता है बुल्बिस, और एक पाया जाता है ट्यूबर। तो दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, है ना, ये कुछ ऐसे पार्ट है जिसको तोड़ के आप नए प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हो। और कौन से पार्ट हैं, स्टेम वाले पार्ट हैं। देखते हैं किस में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। तो राइजोम जो है पाया जाता है आपके जिंजर के अंदर, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। और बात करूं कॉम, तो ये पाया जाता है आपके किसमें, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया के अंदर। ठीक है, जिमीकंद जो होता है ना, बल्ब जो पाया जाता है ये आपको पाया जाता है अनियन के अंदर। बुल्बिस जो है अगेव में पाया जाएगा, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो उसको ध्यान रखना। और लास्ट ट्यूबर जो है ये आपके पोटैटो में पाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, आइज होती है ना, आइज को अगर आप निकाल के एक पॉट के अंदर प्लांट कर दोगे तो उससे एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी जो कि है दूसरा सब एरियल स्टेम। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे सरफेस पे रहने वाली आपकी स्टेम्स होंगी। ठीक है, तो यहां पे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि पहला रनर, आपको पता है ग्रासेस, है ना, तो एक ग्रास है, दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तीसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो ये सरफेस के साथ साथ चल रही है, सरफेस के साथ साथ चल रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप एक ग्रास को उखाड़ते हो ना तो पूरी तार से निकल जाती है उसमें से, पता है ऐसा, है ना। या फिर आपने देखा कि आपने एक दो ग्रासेस लगाई और उससे पूरा ग्राउंड भर जाएगा 2-4 दिन के अंदर ही। कैसे भर रहा है वो पूरा ग्राउंड, कैसे इतनी जल्दी एक ग्रास जो है वो मल्टीप्लाई कर पा रही है, रिप्रोड्यूस कर पा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रनर। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, किसमें पाया जाता है आपके ग्रासेस के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ ग्रासेस। ठीक है, ग्रास में आ जाता है कौन सी वाली, साइनोडॉन, साइनोडॉन जो है ना, साइनोडॉन। ठीक है, CYODON, साइनोडॉन जो है ये आपकी लॉन ग्रास है, उसमें आ जाता है रनर आपका। दूसरा एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, ऑफसेट, ऑफसेट और रनर एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस है तो जमीन और पानी का, है ना, ये पानी में होता है। वाटर हाइसिंथ इज द एग्जांपल,
वाटर हाइसिन, जिसे इकॉर्निया भी कहते हो, इकॉर्निया। और दूसरा एग्जांपल है पिस्टिया, पिस्टिया इज द सेकंड एग्जांपल। तीसरा प्रोपिग्यूल लिखो, जो कि है रनर स्टोलोन। स्टोलोन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कोई एक, अगर यहाँ पे एक पार्ट लगा हुआ है, स्टोलोन में ऊपर से जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ दूसरा पार्ट लगाओ, फिर जाएगा, फिर तीसरा पार्ट लगाओ, इस तरीके से। तो ये था हमारे पास ग्राउंड का लेवल, सरफेस ऑफ ग्राउंड, और इस सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट इज स्टोलोन। और दिस नेक्स्ट होता है आपका सकर, फोर्थ इज सकर। सकर में क्या होता है, इसमें उल्टा होगा, यहाँ पे मान लो एक कोई पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पे सरफेस के नीचे से जाएगा, तो इट इज सकर। ठीक है, तो ये है ग्राउंड का सरफेस, और ग्राउंड के सरफेस से नीचे से होके जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के ही एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। स्टोलोन में जो आप एग्जाम्पल आप लिखोगे, स्टोलोन में एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि जैस्मिन और मिंट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो सकर में। आपका पीसीबी, ट्रिक याद रख लो इसकी, पीसीबी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पी स्टैंड्स फॉर पाइनएप्पल, सी स्टैंड्स फॉर क्राइसेंथेनम, या क्राइसेंथेनम छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, सी को छोड़ दो, और बी लिख लो, पीबी। ठीक है, बी में आप लिख सकते हो आपका पाइनएप्पल हो गया, और बनाना। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर सब एरियल स्टेम। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जिसके बारे में आप यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो कि रोल प्ले कर सकते हैं किसके अंदर, आपकी स्टेम की या फिर एक नए प्लांट की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इसकी। एडवांटेजेस क्या है कि एक जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से प्लांट बनता है, पहली बात वो बहुत जल्दी बन जाता है, दूसरी बात डिसीज फ्री प्लांट बनता है, तीसरी बात वेरिएशंस मिल जाती हैं आपको, है ना, टाइम कम लगता है, ये फायदे हैं। नुकसान की बात करें तो यार इसमें क्लोन्स बन रहे हैं, और उसमें अगर एक में कोई डिसीज हुई तो सब में डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक हो जाता है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स के बारे में। तो एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम्स होते हैं, और नेचुरल में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। नेचुरल में ये सारी चीजें आएंगी जो मैंने आपको अभी सिखाया। नेचुरल में ये आएगा, है ना, टैप रूट हो गया, लीफ हो गया, या स्टेम हो गया। और बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में आपके पास तीन एग्जांपल्स आएंगे, ग्राफ्टिंग, दूसरा यू कैन से लेयरिंग, और तीसरा कटिंग। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स देयर। ठीक है, इसकी देखो, आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ। नेचुरल तो हमारा हो गया प्रॉपर्ली। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें आपके पास पहला कौन सा आपका कटिंग आ चुका है। कटिंग में क्या होगा, अ प्लांट इज कट एंड दैट पार्ट इज प्लांटेड इन द सॉइल। आपने क्या किया, आपने एक रोज लिया, एग्जांपल यहाँ पे रोज। ठीक है, रोज इज द एग्जांपल। रोज में आपने एक छोटी सी उसकी स्टेम जो होती है ना ग्रीन कलर की, आपने उसे कट किया, कट करके आपने उसको लगा दिया, क्योंकि आप किसी को देना चाहते हो, तो इसलिए आपने उसको लगा दिया। अब उसको बड़े ही प्यार से उसको ब्रा करोगे, है ना, तो वो अपने आप से ग्रो करेगा। तो इसमें ऐसे नहीं कि आपको एक फ्लावर जो आपके पास रोज है उसका आपको सीड लेके आना है और फिर उसको आपको ग्रो करवाना है, नो। ठीक है, और देखा होगा यार, कभी आपने देखा है कि एक रोज के प्लांट पे फ्रूट लगाओ, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ना माइंड में। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आना चाहिए कि यार जो आपका रोज है उसमें फ्रूट तो नहीं आता, क्यों नहीं आता फ्रूट, या आता भी हो तो मुझे दिखता क्यों नहीं है कभी भी, है ना। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके आपको फ्रूट नहीं दिखते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि यार हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्लांट जो है ना वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की मदद से ही रिप्रोड्यूस करता हो। दूसरा कारण, उस पर्टिकुलर प्लांट को वो कंडीशंस नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से वो फ्रूट बना पाए अपने, जिसकी वजह से वो अपने फ्रूट्स बना पाए। तो आसपास एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है, ये कारण हो सकता है। या तीसरा कारण हो सकता है कि उसमें क्या हो रहा हो, उसमें आपका एपोमिक्सिस वगैरह कुछ हो रहा हो, ऐसा प्रोसेस चल रहा हो। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमें फ्रूट्स दिखते ही नहीं है, तो उसका कारण ये होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, दिस इज व्हाट वी हैव, एंड या तो द एग्जांपल इज रोज, और इसकी स्टेम को काट के आप एक नए प्लांट में ग्रो करवा सकते हैं। अगले एग्जांपल पे आते हैं जो कि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप एग्जांपल लिख सकते हो दो मैंगो का, एक हो गया धतूरा, एक हो गया देसी मैंगो। दो तरह के मैंगोज आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यार जो धतूरा है ना उसकी जो ये विड्थ है ना बहुत मोटी सी है,
जो उसके ट्री की विड्थ है बहुत मोटी सी है, और हमने कहा कि यार जो देसी मैंगो है वो बहुत मीठा सा है, इट्स सो बहुत ही मीठा सा है। आम बनाते हैं ना बचपन में, ऐसे बनाते हैं शायद आम, ठीक है। तो ये बहुत मीठा सा है। हमने कहा कि इन दोनों का ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा कि देखो दो चीजों का इस्तेमाल करो, एक होगा स्टॉक, एक होगा स्काइऑन, एक होगा स्टॉक, एक होगा स्काइऑन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप कहेंगे कि स्टॉक क्या है और स्काइऑन क्या है। स्टॉक वो वाला पार्ट होता है जो जिस पे आप कुछ लगा रहे हो, और स्काइऑन वो पार्ट है जिसको आप लगा रहे हो, ठीक है। जिसके ऊपर लगा रहे हो वो कौन है, वो है स्टॉक। जिसको लगा रहे हो वो कौन है, वो है स्काइऑन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो मैंने नीचे वाले पार्ट को एज इट इज रख दिया, तो ये कौन है, ये एज इट इज है सेम। इट इज व्हाट, इट इज स्टॉक। और इसके ऊपर उतार के मेरे को ये वाला पार्ट लगाना है, तो ये मैं उतार के लाया ऊपर लगा दिया, तो इसमें अलग से लगा रहा हूं, तो दिस इज द पार्ट कॉल्ड एज अ स्काई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द ग्राफ्टिंग। इसे आप मैंगो वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा आपके पास होगा लेयरिंग। लेयरिंग में आप क्या करते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की ब्रांच को लेते हो, ब्रांच को आप खींच के जमीन के अंदर लेके जाते हो, उसे वहां पे कील की मदद से किसी तरीके से स्टिक कर देते हो, और फाइनली क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच से नई रूट्स निकलती हैं, और फिर वहां से एक नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द लेयरिंग, एंड शेयर वी कंप्लीट व्हाट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आल्सो। अब आते हैं कुछ सवाल, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सबसे पहला क्लोन्स की बात करें तो क्लोन्स जो है दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यू विल से सर आई होप यू आर गेटिंग द टाइम फॉर दिस। तो 30 सेकंड का समय लीजिए, हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे पेपर लेके बैठिए, हर क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए और उसका आंसर लिखो, देन आई डिस्कस द आंसर विद यू। और अगर सही आंसर है टिक मार्क लगाओ, गलत है तो कोई बात नहीं, रॉन्ग लगा दो, ठीक है। एंड चेक योरसेल्फ कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो टेक योर टाइम, टेक 30 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंटल प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या सभी के सभी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन सोचा होगा, एंड आई एम गिविंग यू द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है नेम एन ऑर्गेनिजम्स वेयर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, सोचो इसके बारे में। देखें, लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। तो एनसीईआरटी डिफाइन करती है कि देखो पहली बात तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना यूनिसेलुलर और सेलुलर एक ही बात है। आप चाहे यूनिसेलुलर कहो या फिर आप सेलुलर कहो, एक ही बात है। दूसरी चीज एनसीईआरटी बोलती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन या ग्रोथ इनका मतलब सेम होता है। तो फॉर यूनिसेक्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए किसका मतलब सेम है, ग्रोथ का मतलब एंड रिप्रोडक्शन, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि भाई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे डिवाइड कर रहा हो या फिर रिप्रोडक्शन कर रहा हो या ग्रोथ कर रहा हो, बात तो एक ही है ना। तो वी कैन से कौन है जो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एक ही है, तो इन सभी के अंदर सेम है, बिकॉज दे ऑल आर यूनिसेलुलर, तो इन सब में सेम ही चीज होती है, ठीक है। सेल डिवीजन इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम किस में होते हैं, प्लांट, फंगस, एनिमल, प्लांट, प्रोजेस्टा, मोनेरा या फिर मोनेरा एंड एल्गी। तो आई होप आपने अब क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, और कैसा क्वेश्चन घुमाया गया है नीट में ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा, मोनेरा दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म शोज द बडिंग। तो बडिंग किस में होती है भाई, बोलो बाबा नहीं पता, ईस्ट में, हाइड्रा में, स्पॉन्जेस में या सब में, तो सभी में बडिंग देखने को मिलती है। अगला, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में कौन है जो कि एक्ट कर सकता है एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो रनर एंड राइजोम, सकर एंड बल्ब, ट्यूबर एंड ऑफसेट, ऑल ऑफ दिस। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, है ना। सभी के सभी क्या है, आप जानते हैं राइजोम और रनर क्या थे, ये आपके स्टेम के पार्ट थे, सकर स्टेम का पार्ट था, बल्ब जो आप जानते हैं इट इज ऑल्सो अ स्टेम पार्ट, ट्यूबर, ऑफसेट, है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा है स्टेम के अंदर। तो दीज आर द पार्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द स्टेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइसिंथ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वाटर हाइसिंथ के बारे में। तो आई होप कि आपने आंसर अटेम्प्ट किया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन इन इंडिया। जी हाँ, फ्लावर एंड शेप्स के लिए इसको किया गया था इंट्रोड्यूस। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल वीड्स, नो, टेरेस्ट्रियल वीड्स में नहीं करता, ये एक्वेटिक पानी के अंदर जो है ना उनको फिशेस के किलिंग के लिए कारण है, ठीक है।
रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, बिल्कुल सही है, ऑफसेट के थ्रू, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अगेव। अगेव मैंने आपको बताया था ना, अगेव में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है, तो द करेक्ट आंसर इज बुल्बस। ठीक है, बुल्बस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अगला वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फॉर द सोलेनम ट्यूबरोसम के लिए, मतलब पोटैटो है ना, सिंपली साइंटिफिक नेम, तो इसमें कौन होता है, तो द करेक्ट आंसर इज ट्यूबर। अगला सवाल, राइजोम्स आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एक सवाल अगेन नीट का है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और ये नीट में भी आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ AIPMT के क्वेश्चंस, मतलब जो पुराने था नीट है ना, उसके क्वेश्चंस हो गए, आपके एम्स के वो क्वेश्चंस भी अभी आगे आएंगे। ठीक है, पर अभी से प्रैक्टिस करो, अपनी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। तो द करेक्ट आंसर इज बनाना। बनाना में क्या होता है, राइजोम पाया जाता है। अगला सवाल है, प्लांट एनिमल्स और द फंगस डिफर्स इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, सिवाय एक चीज के। ये सब जो है एक दूसरे से अलग है, बस एक चीज को छोड़ के, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी या फिर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सोचा आपने, देखे आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो ये अभी हम आगे बढ़ेंगे, वी हैवंट डन दिस पार्ट, तो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्दर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है विच इंफॉर्मेशन इज फॉल्स अबाउट द ऑर्गेनिज्म, कौन सी बात गलत है। रिप्रोडक्शन बाय बेसिडोस्पोर्स, इट इज अ मल्टीसेलुलर फंगस, इट इज अ कॉनेडिया ऑफ पेनिसिलियम, या फिर बिलोंग्स टू एक्टिनोमाइसीटीज। देखिए आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो है ये बेसिडोमाइसीटीज से बिलोंग ना करके ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसीटीज से, तो इसमें क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडोस्पोर्स नहीं बनते। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वी आर डन विद दिस पार्ट हियर एंड तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, आपको एक सबसे पहला सवाल यहाँ पे आने वाला है। देखो, इससे पहले हम एसेक्सुअल पढ़ चुके हैं, अब हम सेक्सुअल पे आ रहे हैं। तो अब एक फाइट इनके बीच में चल रही है, या चलनी चाहिए, कि यार नेचर ने क्यों ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर नहीं किया और सेक्सुअल को ज्यादा प्रेफर किया। भाई ऑब्वियसली बात है कि एसेक्सुअल बहुत सिंपल प्रोसेस है, जल्दी भी होता है ना, और एसेक्सुअल में आपको रैपिड डिविजन्स होती है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं है ना, कि इसमें बहुत टाइम लगेगा या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बनने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो ईजी है ना, जल्दी हो रहा है, आराम से हो रहा है, नेचर को उसको जल्दी लेना चाहिए। हमारे वाले केस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि यार एक तो 9 महीने 10 दिन लग रहे हैं बेबी को बनने में, उसको खाना प्रॉपर्ली देना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत लग रहा है, एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं, एनर्जी बहुत सारी लग रही है, इतना मुश्किल है, तो क्यों रखा, सिंपल वाले को रखो ना, एसेक्सुअल को। बट नेचर ने ऐसा नहीं किया, तो व्हाई द नेचर हैज प्रेफर्ड व्हाई द नेचर हैज सिलेक्टेड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऊपर है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, आप खुद जरूर इसका जवाब सोचना कि ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब है आपका कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, उसके पास एक प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेके आता है, वेरिएशंस लेके आता है। वेरिएशन से क्या होता है, ओवरऑल एवोल्यूशन होता है। वेरिएशन से क्या होता है, ओवरऑल एवोल्यूशन होता है। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान है एवोल्यूशन की। मैं लिख देता हूं आपके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान है एवोल्यूशन की। ठीक है, तो नेवर फॉरगॉट कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो वेरिएशंस लेके आता है, एंड वेरिएशंस एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि यार रिप्रोडक्शन कैसा है, एक इलेबोरेटिव प्रोसेस है सेक्सुअल वाला, है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है, स्लो, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, मगर स्टिल नेचर ने इसको एक्सेप्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, एंड द रीजन इज एवोल्यूशन, द रीजन इज वेरिएशंस, द रीजन इज म्यूटेशंस। ठीक है, होता क्या है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल वाले में हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि वी आर हैविंग वन मेल एंड वन फीमेल, हमें इनकी शादी करवानी है, शादी करवाई इनकी, है ना, और क्या हुआ, इनकी गैमीट्स बने। गैमीट्स ये सोमैटिक सेल्स थी 2n, नॉर्मल सेल से क्या हुआ, गैमीट्स बने, गैमीट्स ने फ्यूजन किया और क्या बना दिया, एक जाइगोट की फॉर्मेशन करी, ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट अगेन 2n है, उससे क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा बेबी, बेबी से फिर बनेंगे आपके चाइल्ड, चाइल्ड से बनेंगे फिर आपके टीनेजर्स। सो कूल है ना, चश्मा पहनना है, बाइक चलानी है, कॉलेज जाना है ना, पैसे कमाने हैं, तो वो हो गया आपके पास कौन, टीनेजर्स। फिर उसके बाद बनेगा आपका एडल्ट, है जिसमें आप बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एल्डर, और फिर फाइनली चच्चा, रेस्ट इन पीस।
डेथ हो जाएगी, ठीक है, सब कचरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी, और हम पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो पहले प्लांट्स से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और सभी की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस आते हैं। मैं ये 3 फेजेस को थोड़ा सा अलग से लिख दूं ताकि आप मेरे साथ साथ ही पेस में चलें, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ध्यान रखना डेवलपमेंट जो है ये आपके पास इसमें 3 फेजेस आती हैं किसी की भी डेवलपमेंट में। पहली फेज जो होती है वो होती है क्या, डेवलपमेंट में आपकी 3 फेजेस आती हैं। द फर्स्ट फेज इज व्हाट, द फर्स्ट फेज इज जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, या जिसको आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो दीज आर द 3 फेजेस। इसमें से हम बात करें सबसे पहले वाले के बारे में, जो ये आपका जुवेनाइल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ग्रोथ होती है, ओनली ग्रोथ। एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है अपने आप से, ठीक है। तो इट्स अ ग्रोथ फेज। जब बचपन में आप थे तो आप क्या करते थे, सिर्फ खाना है, सर खाना खाया है ना, उसके अलावा थोड़ा सा रो लिया, और रोने के बाद फिर उसके बाद सो गए, है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हुआ कि आप बड़े हुए, आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, है ना, अब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट्स अ रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ पे आप देखेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन हो सकती है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स बनना डेवलप होते हैं, है ना, और प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी इज लाइक, यू वॉन्ट बिलीव, इट्स सुपर कन्फ्यूजिंग, है ना, कि लाइक बॉयज़ के एकदम से चेंजेस आ रहे हैं, है ना, बॉयज़ के पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, है ना, और यू नो मस्कुलर बॉडी बन चुकी है, काफ़ी बोल्ड वॉइस हो गई है उनकी, है ना, प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं पे गर्ल्स के केस में क्या हो रहा है, उनके हेयर्स लंबे लंबे हो गए हैं, और उनके भी पिंपल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो रही है, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं। तो प्यूबर्टी इज लाइक सुपर कन्फ्यूजिंग बट सुपर अमेजिंग ऑल्सो, ठीक है। तो हर कोई है जो इस फेज से गुजरता है, और ये आपके पास होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें आपके 2-3 फेजेस आप डिवाइड कर सकते हो। पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें 2 स्टेप्स आएंगे, जैसे कि गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा होगा गैमीट का ट्रांसफर होना, गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमीट का बनना और गैमीट का ट्रांसफर होना इज द इवेंट्स फॉर प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सिंपली जाइगोट बनने वाला है, या हम कह सकते हैं कि इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरे की बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो इसमें अगेन आपके कुछ इवेंट्स होंगे, जैसे कि एम्ब्रियो बन सकता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद उस जाइगोट में डेवलपमेंट होगी, जिसे आप कहते हो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और लास्ट क्या आएगा आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसमें क्या आता है, जिसमें आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सेनेसेंस फेज आ चुका है। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा आ चुका है ना, बुढ़ापे में क्या हुआ है, स्किन लटक रही है, ढीले पड़े हुए हैं, है ना, कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली बैठे हैं। तो दिस इज व्हाट द फेज दैट वी हैव, द सेनेसेंस फेज, जो लास्ट फेज होता है। तो दीज आर द फेजेस। ये प्लांट्स में भी आते हैं, ये एनिमल्स में भी आते हैं। पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन विद प्लांट्स, एंड यू कैन सी हियर, ये देखो, ये प्लांट है ना, ये ग्रो कर रहा है। स्टार्टिंग करिए एक सिंपल से एम्ब्रियो सीड जर्मिनेशन के साथ, यहाँ पे कहीं सीड था, वो सीड जर्मिनेट हुआ, एक छोटा सा प्लांट बनाया, ये हो गया जुवेनाइल फेज। यहाँ पे ये मैच्योर हो चुका है। मैच्योरेशन के बाद नेक्स्ट जो फेज आएगी वो होगी फ्लावरिंग वाली फेज। तो इसमें 3 फेजेज आएंगी। पहली फेज है जुवेनाइल फेज। ऑल्दो मैं आपको सारे सीक्वेंस ही बता दूं तो आप कहेंगे सबसे पहले एक प्लांट में क्या होता है, सीड, फिर क्या होगा, सीड के बाद जर्मिनेशन आएगा, जर्मिनेशन होने के बाद वो सीड एक बार जर्मिनेट हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, सीड के जर्मिनेशन के बाद जुवेनाइल फेज आ जाएगा, है ना, ये वाला फेज जुवेनाइल फेज। इसके बाद एक प्लांट मैच्योर होगा तो मैच्योरेशन वाला फेज आएगा, मैच्योरेशन फेज, है ना। मैच्योर होने के बाद जो प्लांट है वो क्या कर देगा, फ्लावरिंग शो कर देगा,
तो मैचुरेशन के बाद क्या होगा, फ्लावरिंग शो होगा, और फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, वापस से सेनेसेंस फेज आएगा और सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी वापस से। ये सीडलिंग था, ठीक है। सीड के बाद क्या बनता है, सीडलिंग बनता है जर्मिनेशन से, और ये है आपका सीड फॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ द सीक्वेंस और मैनी इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। और ये सारे इवेंट्स जो हैं वो हर टाइम पे फेजेस में होते ही रहते हैं। तो कहते हैं ना, परिवर्तन जो है वो एक इस दुनिया का नियम है ना। परिवर्तन अगर नहीं होगा तो फिर हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि किताबों में ज्ञान रखे रखे भी वो राख बन जाता है ना। तो ज्ञान भी अगर रखा रहे और वो आगे पास ऑन ना हो, फेजेस में कन्वर्ट ना हो, आगे कहीं जाए ना, तो वो भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यार हर किसी को अपने अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे प्लांट देखो अपने अलग अलग फेजेस से गुजर रहे हैं, ऐसे ही हम भी थे बचपन में यार। हमें लाइक शायद लाइक आपको भी पसंद होगी ऑब्वियसली, है ना, बैठ के आराम से कार्टून नेटवर्क देखना, आराम से वो जेलीज खाना, है ना। तो लाइक दीज थिंग्स हमें बहुत पसंद थी और आज भी पसंद है ना। मम्मा के हाथ के पराठे खाना, दीज थिंग्स वी आल्सो लाइक राइट नाउ, बट राइट नाउ द सिचुएशंस आर डिफरेंट, है ना। अब सिचुएशंस बदल चुके हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं। अब वो जो नया फेज है, तो आपने भी परिवर्तन किया है ना। डेवलपमेंट मतलब अलग अलग फेजेस से आप गुजर रहे हो लाइफ की। आगे जाकर आप पैसे कमाओगे, यू विल जस्ट अर्न द मनी, और आप आगे कुछ बिजनेस या कुछ करोगे, ठीक है। दिस इज हाउ द चेंजेस हैपन। तो ये चेंजेस सभी की लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। ओके, आते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। इसमें से हमें इंटरेस्ट किसमें है, हमें इंटरेस्ट है फ्लावरिंग वाले फेज के अंदर। तो बात करते हैं फ्लावरिंग वाले फेज की। फ्लावरिंग वाला फेज कौन सा फेज है, ये है रिप्रोडक्टिव फेज। इट इज रिप्रोडक्टिव फेज। याद है रिप्रोडक्टिव फेज क्या था, ये रहा, कहाँ गया यार, ये वाला फेज, ये है फ्लावरिंग का फेज। इससे पहले एक प्लांट छोटा सा था जब जर्मिनेशन हो रहा है, और लास्ट वाला फेज कौन सा है, वो सीड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के केस में कौन सा, रिप्रोडक्टिव वाले फेज की। तो देखिए ध्यान से, अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावरिंग, तो वो कैसी फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं मोनोकार्पिक। ये कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावरिंग। तो बात करते हैं पहले किस बारे में, मोनोकार्पिक के बारे में। मोनोकार्पिक क्या है, कुछ ऐसे प्लांट जो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावर शो करने वाले कौन है, मोनोकार्पिक। इनको आप तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहले होंगे या तो ये एनुअल हो सकते हैं, या फिर ये बाइनियल हो सकते हैं, या फिर ये पेरिनियल हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एनुअल, बाइनियल या फिर आपके पेरिनियल हो सकते हैं। एनुअल क्या होता है, जो एक साल जिएंगे, 1 ईयर लाइफ स्पैन, और उस 1 ईयर में वो एक ही बार फ्लावरिंग शो करेंगे। बाइनियल कैसे है, ये 2 साल जीते हैं, 2 ईयर लाइफ स्पैन, लेकिन ये एक ही बार फ्लावरिंग शो करेंगे। तो मान लो ये 2023 है, तो 2023 में आपने इसको जो सीड है इसका, उसको आपने स्नो किया, और 23 से 24 से 25, तो ये 2 साल के लिए जिएंगे, लेकिन एक ही बार फ्लावरिंग शो करेंगे, क्योंकि मोनोकार्पिक है। तीसरे पेरिनियल, ये मैनी, काफी साल के लिए जीते हैं, मैनी ईयर्स, ठीक है। और काफी साल अगर ये जीते हैं तो ये फ्लावरिंग अभी भी एक ही बार कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे बैम्बू जो है ये कुछ आपका 80 से 100 ईयर्स तक जीता है, लेकिन फ्लावरिंग एक ही बार शो करता है। दूसरा एग्जांपल स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसे आप नीला कुरंजी भी कहते हैं, नीला कुरंजी। केरला के अंदर ये जो है ना, ये एक जगह है जहां पे ये स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना जो है वो ग्रो करता है हर 12 साल में एक बार। इसका समय इंपॉर्टेंट है ना, इन 12 ईयर्स। तो लास्ट टाइम जो है कुछ 2006 में, 2006 में जो है इसके फ्लावर्स आए थे, फिर 2018 में आए थे, अब 2030 में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हर 12 साल में फ्लावरिंग शो करता है। ऐसे नहीं कि एक ही प्लांट हर 12 साल में कर रहा है, नो। एक प्लांट हुआ 12 साल की लाइफ में, उसने एक बार क्या करी, फ्लावरिंग शो करी, फिर उसके बाद वो मर जाएगा, फिर एक नया प्लांट आएगा, फिर 12 साल फ्लावरिंग शो होगी। तो हर 12 साल में इसकी फ्लावरिंग शो हो रही है, मतलब 12 साल ये जीता है और उसमें एक बार फ्लावरिंग शो करता है। ये है आपका एग्जाम्पल किसका, पेरिनियल और मोनोकार्पिक का। बात करते हैं पॉलीकार्पिक, ये क्या होगा, दे लिव फॉर मैनी ईयर। तो फ्लावरिंग भी मैनी, ये ओनली वन टाइम फ्लावर करते हैं ना, वन टाइम फ्लावर। और ये क्या है, फ्लावर्स
मैनी टाइम, फ्लावर मैनी टाइम्स, ठीक, काफी बार फ्लावरिंग शो करते हैं। और इसमें आप कहेंगे कि मान लो एक पर्टिकुलर ये एक फ्लावर था, एक प्लांट था, ये प्लांट क्या हुआ, बड़ा हुआ, और फिर इसमें क्या है, फ्लावर्स आ गए। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम ये होल्ड किया, अपने आपको इसने रेस्टिंग फेज में रखा, फिर वापस से फ्लावरिंग शो कर दी। फिर कुछ देर रेस्टिंग फेज में था, फिर फ्लावरिंग शो कर दी, फिर रेस्टिंग फेज में था, फिर फ्लावरिंग शो कर दी, और लास्ट में मर गया। चच्चा रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो ये जो फेज आ रहा है ना, एक फ्लावरिंग से दूसरे फ्लावरिंग का फेज, इस फेज को आप कहते हो इंटर फ्लावरिंग फेज, इंटर फ्लावरिंग फेज। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, सबसे पहले प्लांट को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावरिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, तो हमने बाइनियल पेरिनियल ये सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो हमने देखा था ना, ये तो कौन सा वाला पार्ट है, ये आपने पढ़ा फ्लावरिंग वाला पार्ट। फ्लावरिंग में भी क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, मतलब ये फ्लावर आने से पहले क्या होंगे, गैमीट्स बनेंगे। तो ये गैमीटोजेनेसिस जो होते हैं ना, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस के बेसिस पे या गैमीट कैसे बन रहे हैं उस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो प्लांट को। पहला डिवीजन जो आप बनाओगे, फर्स्ट केस, फर्स्ट इलस्ट्रेशन यू कैन से, यहाँ पे आपके पास कुछ प्लांट्स जो है वो बनाते हैं आपके होमोगैमी कंडीशन, कुछ बनाते हैं हेट्रोगैमी कंडीशन, हेट्रोगैमी कंडीशन। ठीक है, ये गैमीट्स हैं। हेट्रोगैमी होमोगैमी में क्या डिफरेंस होता है, देखो ध्यान से। जो होमोगैमी है ना, इसमें जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, आइसोगैमी कंडीशन होगी, आइसोगैमी कंडीशन होगी, मतलब कि जो गैमीट्स हैं वो सेम है, मेल और फीमेल दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली साइज के हैं, एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, दोनों के पास फ्लैजला है या दोनों के पास फ्लैजला नहीं है। हेट्रोगैमस में क्या होता है, यहाँ पे आपकी कंडीशन बनेगी जहाँ पे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है, या तो होगा आपका एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, या फिर ऊगैमस, या फिर ऊगैमस। तो ये दो कंडीशंस बनेगी इन द केस ऑफ हेट्रोगैमी। ये तो हो गई किसकी, ये हो गई प्लांट्स वाली बात, कि प्लांट्स में ऐसा ऐसा होता है सर। मैंने कहा ठीक है, प्लांट्स में ऐसा ऐसा होता है। तो ये फर्स्ट केस था किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये जो ऊगैमस या हेट्रोगैमी कंडीशन है किसमें बनती है, ये बनती है आपकी फ्यूकस के अंदर। ठीक है, और ये जो है आपको दिख जाएगा सिंपली एल्गी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन देखो, एक और तरीके से गैमिट बन सकते हैं जैसे फंगस के अंदर। अब हम देखते हैं फंगस में कैसे गैमिट्स बन सकते हैं। तो फंगस वाले केस में थैलस बनता है ना, थैलस आपने पढ़ा होगा फंगस के चैप्टर में। तो यहाँ पे होगा आपके पास कंडीशन कैसी वाली, होमोथैलस या फिर हेट्रोथैलस। तो इसमें भी आपकी दो कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो होमोथैलस जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरह के थैलस ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हेट्रोथैलस बनेगा, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हो गया होमोथैलस और हेट्रोथैलस। बात करते हैं तीसरे वाले के बारे में। तो थर्ड वी हैव दैट इज अ कंडीशन। एक और तरीके से आप प्लांट्स डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर, कैसे फ्लावर प्रेजेंट है उसमें, है ना। यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है, डाइशियस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वी कैन से कि जो फ्लावर या प्लांट है ना, इसको आप दो तरीके से डिवाइड करोगे। या तो फ्लावर की अगर मैं आपसे बात करूं, फ्लावर कैसा है, तो आप कहेंगे सर फ्लावर जो है वो हो सकता है दो तरीके का, या तो होगा यूनिसेक्सुअल या होगा बाइसेक्सुअल, या फिर बाइसेक्सुअल। बात करूं इसके बारे में, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि प्लांट सर कैसा हो सकता है। तो प्लांट आपके फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होगा मोनोशियस या होगा डाइशियस। मोनोइशियस या फिर डाइशियस। ठीक है, बात करते हैं क्या है यूनिसेक्सुअल, क्या है बाइसेक्सुअल, यूनिस और मोनोशियस, डाइशियस। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लावर आ रहा है ना, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसमें ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल पार्ट है।
ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, जो कि आपका ये मेल पार्ट हो गया, ये वाला फीमेल पार्ट। तो एक फ्लावर में या तो मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है, या तो फीमेल या तो सिर्फ मेल। दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा होता है जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, मतलब ये अगर फ्लावर है तो इसमें ये हो गया मेल वाला पार्ट, ये हो गया फीमेल वाला पार्ट। एक ही वाले में दोनों प्रेजेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। मेल भी है और फीमेल भी है। मोनोशियस की जब बात करें तो इसको हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्लांट्स। क्या है मोनोशियस का मतलब? मोनो मतलब एक, तो मतलब एक ही प्लांट होगा जिस प्लांट में आपको दोनों मिल जाएंगे, मेल और फीमेल। तो ये प्लांट है, इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लगा हुआ मिला है क्या? मेल वाला पार्ट, और नीचे की तरफ आपको लगा हुआ मिल रहा है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। बात करें डाइशियस, तो इसमें आपको दो अलग अलग प्लांट्स चाहिए होंगे, कि मेल के लिए भाई एक अलग प्लांट होगा जिसमें सिर्फ मेल 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 पार्ट होगा, मतलब फ्लावर एक से ज्यादा हो सकते हैं मगर सारे फ्लावर्स कैसे होंगे? मेल वाले। और दूसरा होता है डाइशियस, जिसमें क्या होगा? डाइशियस में दो प्लांट होंगे, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी। ए प्लांट में क्या है? सिर्फ मेल 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 लगा हुआ है। अगर कोई एक प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट्स हैं, फीमेल एक भी नहीं है, दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ डाइशियस कंडीशन। दूसरा प्लांट कैसा होगा? जिसमें फीमेल लगा होगा, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो ये हो गया मोनोशियस, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अच्छा, इनके एग्जांपल्स और देख लो। अगर मैं बात करूं मोनोशियस की, तो मोनोशियस में एग्जांपल आ जाएगा आपका मेस, कैस्टर, कोकोनट। 3 एग्जांपल्स मेंशन्ड है, ठीक है। मेस, कैस्टर या फिर कोकोनट। दूसरा डाइशियस में एग्जांपल आएगा आपका पपाया और डेट पाम, डेट पाम, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। और ये हो गया आपके पास कौन सा वाला पार्ट? गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं आपके प्लांट वाले केस को। तो प्लांट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात करते हैं एनिमल्स की, तो सेम चीज एनिमल्स में भी है, कुछ खास डिफाइन करने वाला नहीं है, मगर एक आध टर्म से आइए उसको देख लेते हैं। तो ये है फॉर द एनिमल्स। आप देख पा रहे हैं छोटे से बच्चे से बड़ा सा, बड़ा 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 और बड़ा बन के फिर एकदम से, है ना, लास्ट में अंकल, फिर उसके बाद फिर चच्चा बन जाते हैं, चच्चा के बाद फिर वो डेथ हो जाती है, ठीक है। दिस इज द फेजेस ऑफ लाइफ वी आर हैविंग इन द केस ऑफ एनिमल्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं कैसे फीमेल्स आर डेवलपिंग, कैसे आपके मेल्स आर डेवलपिंग। ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्शन से पहले वाला प्री रिप्रोडक्टिव, और फिर रिप्रोडक्शन के बाद वाला। इसमें 3 फेज आते हैं, कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, आपके पास नेक्स्ट है, हाँ ये देख लो, इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन कर देता हूं मैं आपके लिए। पहला है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर और दूसरे होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। हर किसी एक एनिमल की लाइफ में ना एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है, मान लो कुछ दिनों का, कुछ साल भर का एक रिप्रोडक्टिव फेज है। तो उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, है ना, क्या वो रिप्रोडक्शन, जैसे ये रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है, इसमें से ये हो गया आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन और ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये प्री। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज आपके पास आया है ना, ये, या इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो कि ये पूरी लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल में ये वाला फेज है आपका जुवेनाइल फेज या फिर प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और बीच वाला जो फेज है ये है रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में अगर वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कभी भी एक नए बेबी को जन्म दे सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ये कभी भी कर सकते हैं। तो दीज आर द एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो लगातार रिप्रोडक्शन कभी भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और एग्जांपल्स है प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आते हैं आपके? मंकी, एप्स, चिंपैंजीज, ह्यूमंस, ये आते हैं। दीज आर प्राइमेट। एक एक्सेप्शन भी है, कुछ नॉन प्राइमेट भी हैं जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो एक्सेप्शन यहां पे लिख लो, नॉन प्राइमेट होकर भी जो क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, जैसे आपके लॉइन हो गया, कैट हो गई। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल, और भी होंगे ऐसे बहुत सारे, हैं ना। तो दिस इज व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। बात करते हैं दूसरे के बारे में, जो कि है सीजनल ब्रीडर, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही, कि मान लो इफ दिस इज द लाइफ साइकिल, जिसमें से ये क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस रिप्रोडक्टिव फेज में भी ये कुछ कुछ टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर वो सीजन आएगा तभी रिप्रोड्यूस करेंगे, बाकी टाइम पे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसे कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और एग्जांपल आपके बियर्स हो गए, है ना, फॉक्स हो गई, कुछ बर्ड्स हो गई। दीज आर एग्जांपल्स, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं एक बार, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट एंड एनीथिंग विच इज लेफ्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल बची है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल्स के केस में ना एक साइकिल आती है, वो एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव साइकिल का, उसे आप कहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल।
वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है ना, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, और फर्टिलाइजेशन के लिए जो तैयारियां की गई थी, अब वो तैयारियां किसी काम की नहीं है, तो उस तैयारियों को बहा देते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग के साथ वो तैयारियां बह जाती हैं सारी की सारी, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये ऑयस्ट्रस साइकिल भी होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, ठीक है। तो मैमेलियन में रिप्रोडक्टिव साइकिल दो तरह का है ना, ऑयस्ट्रस और मेंसिस। और अगर हम बात करें ऑयस्ट्रस साइकिल किस में होती है, तो ये होती है नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट में, और ये होती है प्राइमेट्स के अंदर, ये होती है प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। बात करें अगर नॉन प्राइमेट्स में, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, नो ब्लीडिंग, मतलब एंडोमेट्रियम शेड नहीं हो रही है, नो एंडोमेट्रियम शेडिंग, उनकी शेडिंग नहीं हो रही है। इसमें टेम्परेचर भी राइज नहीं करता, टेम्परेचर राइज नहीं करता। इस वाले केस में उल्टा है, इसमें आपकी मेंसेस होती है, मेंसेस मतलब ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर राइज करता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट दिस पार्ट आल्सो शेयर। आप देख पा रहे हैं कि ऑयस्टर साइकिल में क्या हो रहा है कि ये पूरा रिप्रोडक्टिव फेज है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ या किसी और डिफरेंट टाइम में हुआ, ठीक है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें हर महीने में होता है, एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है। तो ह्यूमन, चिंपैंजीज, प्राइमेट्स आर द एग्जांपल्स हियर, एंड शेयर वी डन ऑल दिस पार्ट आल्सो। तो हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें करने हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, तो फिर आप इस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो कौन शो करता है, मैंगो, नीम, बैम्बू या फिर ऑल ऑफ दिस, बताओ। अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो कौन करता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर, आई होप कि आपने आंसर खुद से सोचा होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैम्बू। आपको ने बताया था है ना, कुछ 80 से 100 साल की लाइफ साइकिल है, मगर पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल शो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें से कौन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करता है, मंकी, एप्स, ह्यूमंस या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो देखें आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। सभी के सभी क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर प्राइमेट, दे ऑल आर प्राइमेट, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहे हैं ह्यूमंस आर डैश सीजनल ब्रीडर्स, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मगर अगर कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, है ना। और कोशिश करो कि यार हर सवाल में खुद से अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये सवाल जो मैंने अभी अटेम्प्ट कर लिया कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, क्या मैं सेम क्वेश्चन को 10 दिन बाद अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई जवाब ना है तो सोचो कि तुम इसके लिए क्या करोगे। आप उस पॉइंट को कहीं स्टिक-ऑन्स पे लिख लोगे या अपने साथ में रोज उसे रिवाइज करोगे, लेकिन हर सवाल जो आप आज सॉल्व कर पा रहे हो, उस सेम सवाल को आप 10 दिन बाद भी सॉल्व कर पाओ और 1 महीने बाद भी सॉल्व कर पाओ, ऐसी लर्निंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमंस कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड से आपको मैच करना है इनको, तो यू डू इट बाय योरसेल्फ, देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर। देखें, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसका आंसर लगाया होगा, और इसके लिए आप कहेंगे पेनिसिलियम, जो आप जानते हैं कॉनिडियम, ठीक है। कॉनिडिया जो है दिस इज द करेक्ट वन, बिकॉज आप जानते हैं पेनिसिलियम नोटाटम विच इज अ फंगस, और इसमें कौन से स्पोर्स बनते हैं, कॉनिडिया स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रा, आप जानते हैं एक्सोजिनस बडिंग शो करता है, बाहर की तरफ बर्ड्स बनते हैं जो कि अपनी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक नए पर्टिकुलर एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज टोरुलेशन, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, टोरुलेशन। नेक्स्ट स्पॉन्जेस में आपके क्या जानते हैं आप, एंडोजिनस बर्ड्स बनते हैं जिसे आप कहते हो जेम्यूल्स, राइट। और पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, और वो भी कौन सा वाला, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, वो भी कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनेशियस प्लांट। मोनेशियस के मैंने शायद आपको एग्जांपल्स नहीं बताए, मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा क्या क्या एग्जांपल्स है मोनेशियस के, यू ट्राइड बाय योरसेल्फ, अगर आपको आंसर पता है तो। देखें, देखो इसके एग्जांपल्स है आपका मेज, है ना, आपका कोकोनट, इसके अलावा आपका पाइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द पिस्टिया, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस ऑर्गन की मदद से होती है? तो वी हैव डन दिस, एग्जाम्पल भी देखा है हमने, और ये आया हुआ सवाल है आपके 2010 में। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चे हमेशा ऑफसेट के लिए ना वाटर हाइसिंथ याद रखते हैं, एक कॉर्निया, मगर पिस्टिया इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं, करेक्टली मैच है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है अपन लोगों को, है ना, साथ साथ में स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो अनियन का बल्ब, जिंजर का सकर, क्लेमाइडोमोनास कॉनिडिया या ईस्ट का जूस्पोर्स। देखें, सो शेयर द करेक्ट आंसर इज अनियन का बल्ब, दिस इज द करेक्ट वन। आप जानते हैं कि अनियन में क्या होता है, बल्ब होता है, और आपको पता है कि ईस्ट में आपको पता है बडिंग होती है, क्लेमाइडोमोनास में आपको पता है जूस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जिंजर में आपके पास राइजोम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अगला सवाल है द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ सीड या प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जनरेशन कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस, या फिर लार्ज बायोमास। तो डू इट बाय योरसेल्फ, गिव इट एन अटेम्प्ट। तो देखें आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू जेनेटिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं बाय द कॉज ऑफ वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ये हम सब जानते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया वापस से। अगला सवाल देखो, कह रहा है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू राइजोम, ऑफसेट, बल्बिस या रनर। तो जिंजर में किसके थ्रू होता है? तो आप देख पा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी काफी सवाल आए हैं, है ना, तो ध्यान रखना है इस बात का हमें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइजोम जो है ना, जिंजर हो गया आपके पास, बनाना हो गया, उनमें क्या होता है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच व्हाइल द रिमेनिंग आर करेक्ट, कौन सा गलत है बाकी सब सही है? पेनिसिलियम, कॉनेडिया, वाटर हाइसिंथ, रनर, ब्रायोफाइलम, लीफ पर्ट्स, अगेव का बुल्बिस। तो रॉन्गली मैच कौन सा है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्गली मैच पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो पेनिसिलियम आप जानते हैं, कॉनेडिया बिल्कुल सही है, वाटर हाइसिंथ में रनर होता है, दिस इज रॉन्ग, पकड़ा गया है ना, वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको ये स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, इनको आपको पहचानना है कौन सा क्या पार्ट है। तो एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज व्हाट वी हैव अ ऑफसेट, जहां पे बीच में इस तरीके से एक पास में होते हैं, 2 या 3 आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये पानी पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और ऐसा ग्रो करते हैं कि क्या ही बताएं। तो वी कैन से पहला वाला पार्ट क्या दिखाया हुआ है, ऑफसेट दिखाया हुआ है, तो पहले वाले ऑफसेट तो बस यही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड वाला क्या आपका एंथ्रेडियोस्पोर्स हो गए आपके, ये आपके होते हैं कौन, एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल्स हैं, सिनर्जिड्स हैं, एग है, सेंट्रल सेल है, फ्यूजिफॉर्म, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट के आई होप ये पार्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा, एंड इफ यू आर स्टिल हेयर, अभी तक आपने सारा कुछ देखा है, तो आई डोंट थिंक इस चैप्टर में कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपके साथ रह गया है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको शीट मिल जाएगी, उन क्वेश्चंस को लगाइए, है ना, और कुछ लिंक्स आपको दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको चेकआउट कीजिए। ऐसी कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो सिंपली गूगल पे जाके, या सॉरी नॉट गूगल बट यूट्यूब पे जाके आप सिंपली सर्च कीजिए लक्ष्य सर, और उसके बाद उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए XYZ, है ना, या फिर उस टॉपिक का नाम लिख के XYZ और उसके बाद XYZ जो भी टॉपिक है उसके बाद उसका नीट निकेतन आप लिख दीजिए, उससे भी आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, एंड आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ बने पड़े, है ना, और कोशिश है कि यार एटलीस्ट बायो में तो जो हमारा सबसे बड़ा वेटेज है, उस वेटेज को हम एज अ वेटेज ना लें, है ना, उसको वेट की तरह बिल्कुल नहीं लेंगे, हम बहुत इजीली, बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली हम इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाते हुए, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि हर चीज़ पॉजिटिवली लेनी है, और साथ में जो हम काम दे रहे हैं उस काम को करना है। तो माई नोट्स, NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट यू नीड, एंड दिस इज ऑल्सो इनफ फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।